नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन रिजॉल्व अ वेक्टर। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि वेक्टर को रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है। तो वेक्टर को रिजॉल्व करने का या वेक्टर के कंपोनेंट निकालने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई वेक्टर हमें फलाना दिया हुआ है तो उसका क्या हिस्सा उस वेक्टर का, देखो वेक्टर है तो डायरेक्शन है। डायरेक्शन जो है वो अकेले नहीं होती, मतलब जरूरी नहीं है हमेशा। जैसे कि मैं कहूँ आई एम गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और आई एम गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, आई एम गोइंग टुवर्ड्स साउथ और वेस्ट, ये चार डायरेक्शन हो गई। बट क्या केवल चार ही डायरेक्शन है? मतलब चार हैं। जैसे नॉर्थ है तो वो एक एग्जैक्ट है ना। लेकिन नॉर्थ ईस्ट है तो उसका मतलब कुछ नॉर्थ और कुछ ईस्ट, मतलब थोड़ा तुम नॉर्थ में बढ़ रहे हो और थोड़ा तुम ईस्ट में बढ़ रहे हो, ये तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट का मतलब हुआ। तो उसी तरीके से हम जब भी कोई वेक्टर बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो केवल एक्स एक्सिस में हो या फिर केवल वाई एक्सिस में हो या फिर केवल जेड एक्सिस में। यहाँ तो तीन हो गई एक्सिस जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई वेक्टर है उसका इफेक्ट, उसका क्या हिस्सा एक्स एक्सिस में काम कर रहा है, क्या हिस्सा वाई एक्सिस में काम कर रहा है, क्या हिस्सा जेड एक्सिस में काम कर रहा है, तो इसके लिए हमने सामने एक बढ़िया सा सिस्टम बना रखा है। लेट्स से ये वेक्टर ए है। आपको वेक्टर ए से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से ये स्टार्ट किया जर्नी को और यहां पर पहुंच के उसने एंड कर दिया। डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में इसको समझ लो। तो वेक्टर यहां से यहां तक का गया। नाउ आप क्या करो, इस वेक्टर का या डिस्प्लेसमेंट का आप वो हिस्सा देखो जो एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में ये यहां से शुरू हुआ और एक्स एक्सिस में वो यहां पर खत्म हुआ। सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस चेक करो, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में यहां से शुरू हुआ और वाई एक्सिस में यहां पर खत्म हुआ। तो नाउ व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके दो लाइनें बना दो। ये वाली लाइन यहां से लेकर के जो यहां तक बना दिया आपने, मतलब ये क्या है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है उसका एक्स एक्सिस में क्या पार्ट डिस्प्लेस हुआ है वो हो गया। तो वी कैन से, यदि ये वेक्टर को हम या डिस्प्लेसमेंट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हमारा ए का एक्स एक्सिस कंपोनेंट हो गया, एक्स एक्सिस रेजोल्यूशन हो गया। सिमिलरली हम इसको यहाँ से ये वाला वाई एक्सिस का हिस्सा भी देख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस का हिस्सा। इसको हमने ए वाई के नाम से लिख दिया है ना। तो आपका रिजॉल्व हो गया वेक्टर। अभी क्या है, अभी आपको सामने ग्राफ पेपर से पर बना हुआ है, देखने में आसान है। स्केल स्केल मेरे पास कुछ टूल्स हैं, बना लिया। बट अगर टूल नहीं होते तो देखो, आपको फिर एंगल दिया रहेगा। मान लो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ दिया है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ ऑब्वियसली 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, हम इसको बीटा बोल देते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता है 90 माइनस अल्फा है। ठीक है। और z एक्सिस के साथ हो सकता है गामा हो ना। राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट टू एक्सिस। तो ax, अब a का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो यहां से यहां तक है। लेट्स से इट्स मैग्नीट्यूड इज a। तो जरा गौर से देखिएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बन गया। हम इसको यहां से ऐसे करके बना लेते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में सिस्टम अगर देखना, आप ax की वैल्यू निकालो तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये अल्फा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया ay, बेस हो गया ax और ये a। तो हम लगाते हैं फॉर, हम लगाते हैं cos अल्फा। क्यों, हमें बेस की वैल्यू चाहिए। cos अल्फा, cos अल्फा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा, ये a। तो ax की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a cos अल्फा बराबर a, है ना। अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल, अभी तो हमने कौन सा वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया। मान लो हम ये वाला ट्रायंगल ना लेकर के हम ऐसे करके डॉट डॉट करके यहाँ पर ये वाई वाला जो है ना, इसके साथ ये वाला ट्रायंगल बना देते राइट एंगल। बात तो वही है, ये बन गया राइट एंगल। तो फिर ये बीटा एंगल रहेगा। अब ये ए वाई जो है वो बेस हो गया, तो हम यहाँ पर cos बीटा लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा ये, ए वाई डिवाइड बाय ए। तो ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ए कॉस बीटा, है ना। ए कॉस बीटा बराबर ए वाई। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हमने क्या पता कर लिया फाइनली यहाँ पर, ए एक्स की वैल्यू पता कर ली और ए वाई की वैल्यू। ए एक्स क्या था हमारा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। ए वाई क्या था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। सिमिलरली जेड एक्सिस के साथ यदि गामा एंगल बनता है तो वो भी ए जेड की वैल्यू ए गामा हो जाएगी हमारी।
तो ये एक वैल्यू हो गई हमारी, ये एक वैल्यू हो गई हमारी, ये दूसरी वैल्यू हो गई हमारी। ठीक है, अभी अगर हमें z एक्सिस के साथ निकालना है, यहां पर लिख देते हैं सिमिलरली इफ एंगल, अभी ये 2D में है ना वेक्टर हमारा, मान लो 3D में हो तो सिमिलरली इफ एनी एंगल गामा is formed with कौन सी एक्सिस, z एक्सिस। सिमिलरली यदि एंगल हमारा गामा बन रहा है विद z एक्सिस, तो क्या हो जाएगा हमारा ए जेड बराबर ए कॉस गामा। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये तीसरा कंपोनेंट हो गया हमारे वेक्टर का, तीसरा रेजोल्यूशन हो गया ना। इनका मतलब क्या है, जैसे कि ये x एक्सिस की डायरेक्शन है, ये y की डायरेक्शन में, z की। ना वी कैन राइट, सो वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा a वेक्टर है वो इन तीनों से मिलकर के बना है, ax, और ax की डायरेक्शन क्या है i कैप, ay डायरेक्शन क्या है j कैप, और az डायरेक्शन क्या है z एक्सिस की, तो k कैप। ये इनसे मिलकर के बना है ax i कैप, ay j कैप प्लस az k कैप। कैसी रही, ये अपना बढ़िया सा एक रिलेशन आ गया। मतलब आपने क्या किया, कंपोनेंट कर दिया, और ax ay az की वैल्यू तो आप यहाँ पर रख ही सकते हो। अब इसी टर्म्स में इसको कहते हैं रिजॉल्व करना वेक्टर को, इसको हमने यहाँ पर ये रिजॉल्व कर दिया। अब मान लेते हैं इसी तरीके से हमें इसी में ऐसे ऐसे कोई दिया है और उसका मैग्नीट्यूड निकालने को बोल रहा है, तो x एक्सिस अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जैसे हमने क्या है वेक्टर a को तोड़ करके x का वैल्यू और y का, अब हमने जब a के कंपोनेंट कर दिए ना, तो उसके कंपोनेंट x हो गए, y हो गए और z हो गए, हमने कंपोनेंट कर दिए, मतलब किसी चीज को हमने तोड़ दिया। अगर हम उनको जोड़ेंगे तो वापस वही चीज बननी चाहिए, तो बनती भी है। कैसे पता मुझे, ऐसे हमने ax और ay की वैल्यू निकाली, ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला जिस लाइन पर एंगल बनता है उस पर कॉस का कंपोनेंट आ जाता है, ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए वाई की वैल्यू और ए कॉस गामा, ए जेड की वैल्यू। अच्छा, एक चीज हमें और पता थी, ये हमारा क्या है नेक्स्ट वो है, इसको हम आगे ले जाते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें हम बनाते हैं पहले। ठीक है, तो ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा और ए कॉस गामा। अब अगर हम लोगों को क्या करना है, इसको मतलब बीटा, जैसे मान लेते हैं अगर हमें यहाँ पर बीटा दिया है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर हमें बीटा दिया, और बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी 90 माइनस अल्फा। बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, 90 माइनस अल्फा। तो पता हम कैसे लिख सकते हैं इसको, बीटा को 90 माइनस अल्फा वाले टर्म से, सो और ए कॉस 90 माइनस अल्फा, और cos 90 माइनस अल्फा हो जाएगा हमारा साइन अल्फा, ए साइन अल्फा बराबर ए वाई। ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर केवल दो एक्सिस में ही हमारी बात चल रही है तब हम ये लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसका, ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड, हाँ वही मैग्नीट्यूड वाली बात बता रहा था, वैसे तो इसमें भी आ जाता पर अभी बता देते हैं। फॉर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, केवल x और y का लेते हैं आसान समझने के लिए, z का भी ले सकते हैं, पहले x और y, ए वाई जे कैप। आप a का मैग्नीट्यूड निकालोगे, कैसे निकालोगे, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, कंपोनेंट निकल आएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। नाउ आप अगर रखोगे ए एक्स की वैल्यू कितनी, ए कॉस, ए एक्स की वैल्यू ए कॉस अल्फा, और ए वाई की वैल्यू ए साइन अल्फा, ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है हमारा वो आ जाएगा ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा का स्क्वायर और अंडर रूट। तो अब ये जो हमारा वैल्यू आया, अगर आप इसको सॉल्व करते हो
तो साइन ए कॉमन आ जाएगी, स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जो कि बाहर आके ए बचेगा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए ही बचेगा। यानी कि ए वेक्टर मतलब आपने जैसे तोड़ा था उसे जोड़ोगे तो वापस वही बन जाएगा। फिर मैग्नीट्यूड निकालने का बढ़िया सा मेथड हुआ, बढ़िया सा तरीका हुआ ना। यदि आपको लिखना है सो वी कैन से, तो यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। सो वी कैन से हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे ए वेक्टर का, एक्स वाई जेड तीनों में लिखना है तो वो भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर, और ले लो उसमें, उसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं। इस तरीके से आपका ये एक मैग्नीट्यूड निकालना। तो ये वेक्टर था, इसके 3 हमने रिजोल्यूशन कर लिए, और अगर इसे वापस मैग्नीट्यूड बनाना है तो ऐसे करके स्क्वायर करके ऐसे करके कर लेते हैं, यानी कि हमने कंपोनेंट कर लिए इसके। और ये बात भी आपको समझ में आ गई, एक जल्दी से बता देता हूँ। यदि a की वैल्यू हमारी कितनी है, a cos अल्फा, तो इसकी ए वाई की a sin अल्फा आएगी। मतलब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, जिस एंगल को लेते हो तो वो cos हो जाता है, और जिस दूसरा वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाता है वो sin हो जाता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेके चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। फोर्स दिया है बराबर 20 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग वर्टिकल प्लेन। इसको समझते हैं जरा। 20 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, तो पहले तो एक हॉरिजॉन्टल बना लो, स्ट्रेट लाइन लो, हॉरिजॉन्टल बना लो, बना लिया हमने हॉरिजॉन्टल, मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो अब एक फोर्स ले लो जो कि 37 डिग्री एंगल बना रहा है, समथिंग लाइक दिस, दिस इज मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री, इसका फोर्स F वेक्टर और मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन। अब इसके कंपोनेंट करने हैं, याद करने का तरीका बता दूं, जिस लाइन पर एंगल देते हैं उस पर आता है उसका कॉस कंपोनेंट, तो यहाँ से चलेगा वो यहाँ तक आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 cos 37, और इस परपेंडिकुलर इसके वेक्टर को बीच में रखते हुए उधर आ जाएगा साइन कंपोनेंट, यहाँ से चलेगा यहाँ तक आएगा। ये हमने कर लिए वेस्ट वेक्टर को रिजॉल्व, तो 20 साइन 37। अब ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों को 37 डिग्रीज की वैल्यू ना आती हो, तो उसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सा सिस्टम बताता हूँ। ये सिस्टम आपका हमेशा काम करेगा, इसको आपको याद कर लेना है, ये मैं आपको याद करने के लिए बना रहा हूँ। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लो हमेशा जी, एक अच्छा नहीं बना ये, मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाह रहा हूँ, इधर से इधर गए फिर इधर गए और फिर इधर, ये तो बहुत खराब सा बन रहा है, सही हो गया। तो 37 डिग्री का अगर ये लेते हो ट्राइंगल, एक 90 डिग्री है तो तीसरा कितना बचा 53, तो इसको 53 और 37 डिग्री दोनों की वैल्यूज निकल आती, कौन सी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ये होता है 3.45 वाला ट्राइंगल, छोटे के सामने वाली साइड छोटी, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी, और उसके बड़े सामने वाली सबसे बड़ी, सबसे बड़ा एंगल 90 है, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी। ये आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप याद कर सकते हो 3 4 5। अब ये इसके मल्टीपल में भी हो सकता है, तो मैं लिख देता हूँ 3x 4x 5x। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे कि ट्राइंगल बनाओ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर चलेगा, 37 और 53 ही एंगल आएंगे। लेकिन यदि आप ट्राइंगल बनाते हो डबल करके, जैसे कि 4 का डबल 8, 3 का डबल 6 और 5 का 10, यानी कि 6 8 10 वाला ट्राइंगल में भी एंगल यही ही आते हैं, वो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। तब आप उसका वो करते जा रहे हो ना, केवल रेशियो में, प्रोपोर्शन रेशियो में बढ़ाते जा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती, सेम एंगल रहते हैं, तो सारे ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स ही बनते हैं। आप बस सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, जैसे कि साइन 37 की परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/5, कॉस 37 की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में, अच्छा उल्टा बोल गया, साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोला मैंने गलत है लेकिन लिखा वहां पर सही था। तो साइन 37 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3/5, और कॉस 37 की 4/5, है ना। तो ये याद कर लिया हमने वैल्यूज को, तो वैल्यूज को हमने याद कर लिया। आप सारी वैल्यू 3 4 इससे सब निकाल सकते हो। साइन 37 कितनी 3/5, कॉस 37 कितनी, हमें अभी नहीं दो की जरूरत है 4/5, तो
इसको रखा हमने 4/5, 20 इंटू 4/5, 5 4 जा, तो ये आएगा 16 न्यूटन, और इसका आएगा हमारा 3/5, 5 3 जा 15 न्यूटन। एक मिनट, 3/5, 12 न्यूटन, सॉरी 12 न्यूटन। तो तुमने 20 न्यूटन के कंपोनेंट करा, एक्स एक्सिस में आएगा 16 न्यूटन कंपोनेंट, वाई एक्सिस में 12 न्यूटन। अगर अभी तो आपने ऐड करना नहीं सीखा, अगर ऐड करना आता है तो एक वेक्टर हमारा 16 न्यूटन का, एक वेक्टर हमारा 12 न्यूटन का है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री पर जो आएगा वो 20 ही आएगा। और अगर आपको ट्राइंगल से देखना है तो ट्राइंगल से देख लो, 4 4 जा 4 टाइम्स कर दो 16, तो ये 12, तो और ये 20, ये भी इससे भी सेटिस्फाई होता है। आपको अगर अभी थोड़ा कम समझ आ रहा है, जब हम एडिशन सीख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये एक मेथड हो गया, ठीक है। अब इसको दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे कि अ बॉक्स ऑफ मास 5 किलोग्राम इज लाइंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 53 डिग्री। इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन बना लिया हमने। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉक्स लाई कर रहा है 5 किलोग्राम का। इस बॉक्स की इंक्लाइन प्लेन, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेट अलोंग इंक्लाइन। तो वेट कहाँ लगता है, हमेशा लगता है वेट डाउनवर्ड, ध्यान रखिएगा, वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना दिया है, 53 डिग्री, ये एंगल है 53 डिग्री। एक मिनट, कुछ गलती हो गई, 53 डिग्री ये एंगल है, ये 90 डिग्री होगा। तो हमारा वेक्टर क्या है, वेट यही तो है, एम जी 5 g न्यूटन, ये हमारा वेट है डाउनवर्ड। तो ये 53, ये 37 डिग्री हो गया। तो हमारे वेट का अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट निकालना है ना। तो अलोंग द इंक्लाइन जो कंपोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और इस लाइन के साथ जो हमारा एंगल बनता है वो 37 डिग्री बन रहा है। तो ये आ जाएगा 5g cos 37। अब एक कंपोनेंट के बार नहीं करते हैं हम, दो दो तो करते ही हैं। अगर मान लो z में नहीं है तो x और y तो करना ही है। तो दूसरा आएगा परपेंडिकुलर, किसके, cos के, और वो वेक्टर्स को बीच में रखेगा, किसको, जिसके कंपोनेंट कर रहा हो। तो परपेंडिकुलर हमारा कंपोनेंट आएगा समवेयर हेयर, वैल्यू आएगी 5g, एक cos होता है तो परपेंडिकुलर वाला साइन होता है, साइन 37। अच्छा 37 के टर्म्स में तो मैं नहीं लिखना, 53 के टर्म्स में लिखना, तो पलट जाएंगे, क्यों, 90 माइनस 37 53 होता है, तो cos साइन हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो वो साइन 53 हो जाएगा। तो मतलब इसको हम और करके 5g साइन 53 ऐसे लिख ले सकते हैं, और इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं 5g cos 53, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 53 से दिया था। आ गया इसका कंपोनेंट, जो हमें आंसर चाहिए था वो हमारा कितना है, 5g sin 53। अब ये भी नया ट्रायंगल सीखा हमने, फिर से दिखाते हैं ट्रायंगल। sin 53 की वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर 4 और बेस 5, तो 4/5 sin 53 की वैल्यू आएगी। तो 4g सॉल्व करोगे तो कंपोनेंट जो हमें आंसर चाहिए वो 4g आ जाएगा, है ना। अभी इसको ऐसे भी देख लो, एक ये वाला भी देख लो, और कंपोनेंट का, जैसे ए वेक्टर है, मान लिया ए वेक्टर हमें किसके साथ, ये वाली लाइन, फलानी लाइन, कोई भी लाइन है उसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो ए का एक कंपोनेंट हो जाएगा जिस लाइन पर एंगल बन रहा है, कॉस, ऐसे याद कर लो, और उसके परपेंडिकुलर, किसके, कॉस के परपेंडिकुलर वेक्टर को बीच में रखते हुए साइन। अच्छा बी के कंपोनेंट बनाने हैं ना, तो मान लो ये एंगल दिया है हमें अभी अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारा बी कॉस अल्फा, और बी को बीच में रखते हुए परपेंडिकुलर बी साइन अल्फा। समझ गए क्या, ये हमने यहाँ पर कंपोनेंट कर लिए वेक्टर्स के, किसके, ए के और बी के। हमसे कहा जाए ए और बी के कंपोनेंट करो, तो हमें लाइन जो है इस लाइन पर एक कंपोनेंट करना है, तो उस लाइन के साथ एंगल चाहिए, तो उस पर जिस लाइन के साथ एंगल होता है उस पर कॉस वेक्टर को बीच में रखते हुए दूसरा साइन आ जाता है। अब अगर तुमसे कहे कि तुम्हें ये इतना सारा टटरम पटरम पढ़ क्यों रहा है, तो हम बताते हैं हम पढ़ क्यों रहे। जैसे फॉर एन एग्जांपल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन की हम चर्चा करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन अभी आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन जानोगे बहुत जल्दी। प्रोजेक्टाइल मतलब जैसे आपने गेंद को फेंक दिया से दूर, तो प्रोजेक्टाइल में आता है। वैसे तो और भी तरीके के मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, बट अभी के लिए थोड़ा सा सब्र रखो। तो गेंद को फेंका, अब गेंद को तुम फेंकते हो, गेंद आगे भी जाती है, ऊपर जाती है, फिर बाद में नीचे आती है, यानी कि दो एक्सिस में वो एक साथ मोशन करती है, सामने भी और ऊपर नीचे भी। मतलब
टू डायमेंशन मोशन है। क्लास 9th में तुम्हें मोशन अगर पढ़ा है, तुम्हें याद है, तो वहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह चीजों को पढ़ते रहे हैं। तो जब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को और इस तरीके से पढ़ते हैं तो वहां पर एक दिक्कत है कि आपको वो केवल एक ही डायरेक्शन के लिए पढ़ाए गए हैं, लेकिन अगर मान लो हमारी ये गेंद है तो ये एक साथ दो डायरेक्शन में है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को दो बार लगाते हैं, अलग अलग एक्सिस के लिए, अलग अलग डायरेक्शन के लिए। बट वेलोसिटी हमें कैसे दे रखी, दोनों में एक साथ। तो हम क्या करते हैं, मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ हमें एंगल दे रखा है अल्फा, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है u cos अल्फा, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है u sin अल्फा। अब क्या हुआ, आप इसको दो सवाल की तरह ट्रीट कर सकते हो। हर पोजीशन पर ऐसे ही होता है, इसकी अलग अलग वेलोसिटीज को आप बताते रहो, आपका टेंशन घटता रहेगा। जैसे कि आगे बढ़ेगा तो u cos अल्फा इधर और u sin, मतलब एंगल अलग बन जाएगा, अलग। टॉप पर पहुंचेगा तो केवल हॉरिजॉन्टल बचेगा, वर्टिकल तो जीरो, क्योंकि टॉप पर पहुंच के। फिर उसका जब नीचे आएगा तो हॉरिजॉन्टल इधर और वर्टिकल इधर। जब आगे बढ़ेगा तो ये क्या है, वेलोसिटी के हम कंपोनेंट कर रहे हैं, मतलब होंगे ऐसे, कर नहीं रहे, ऐसे होंगे, ये बता रहा हूं मैं। कंपोनेंट जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, एंगल दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो कोई व्यवस्था दी जाएगी, हमें कुछ ना कुछ दिया जाएगा, हम लोग आराम से इत्मीनान से चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। बट ये समझ लो कि कंपोनेंट का उपयोग बहुत भारी रहता है हमारा हमेशा, ठीक है ना। तो जैसे ये है हमारा, इसका एस वेक्टर है, इसके कंपोनेंट हमसे करने को बोले गए, तो एक्स एस का एक्स एक्सिस में एस एक्स कैप, वाई एक्सिस में एस वाई और जेड एक्सिस में एस जेड। अगर आपसे कहा जाए ये हमारा एक बॉक्स है कोई, जिसकी साइड है, ये क्यूबिकल बॉक्स है साइड, cubical box has a side 10 मीटर, देन फाइंड, cubical box है, इसकी साइड जो है 10 मीटर है, देन फाइंड वेक्टर, नहीं फाइंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ component of displacement of an insect when it moves one corner to opposite corner diagonally. कॉर्नर डायगोनली, दिख नहीं रहा, मैं दिखाता हूँ, है ना, वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर डायगोनली। तो ये गया कहाँ से है, यहाँ से गया दूसरे कॉर्नर, यहाँ तक इंसेक्ट गया, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। एक्स एक्सिस में भी ये कितना जाएगा, जो ये कितने का है, 10 मीटर का है, 10 मीटर का है, हाँ, तो एक्स एक्सिस में जाएगा 10 मीटर, वाई एक्सिस में भी जाएगा 10 मीटर, और जेड एक्सिस में भी जाएगा 10 मीटर। तो इसका जो एस वेक्टर है, इसका वैल्यू हो गया 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तुम तो आएगा अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी कि 10 अंडर रूट 3। टिंग टिडिंग, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा। इसके लिए अगर पूछेगा डिस्प्लेसमेंट तो एक कोने से दूसरे कोने, और डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट पूछेगा तो वो तो 10 10 10 होंगे। अगर एक किनार, जैसे तुम्हारे कमरा है, एक पूरा कमरे में देखना, उस कोने से इस कोने पर तुमने अगर भेज दिया, तो वहां पर आपका उस कोने से इस कोने तक आने के लिए आपको इतना एक्स में चलना है, इतना वाई में और इतना जेड में चलना पड़ रहा है। तो वो तीनों उसके कंपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आज की क्लास में रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग अ वेक्टर पढ़ लिया, और रिजॉल्विंग अ वेक्टर का बहुत ज़्यादा उपयोग भी है। आगे हमारे लिए ऐड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो हम एडिशन ऑफ वेक्टर समझेंगे आगे, देखेंगे किस तरीके से इनका हम यूज़ भी कर सकते हैं आगे। अभी हमने क्या है, एक वेक्टर को तोड़ा है, आगे हम बढ़िया तरीके से वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे। तो अभी के लिए क्लास अपना यही लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चों।